21 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन द हिंदू की रिपोर्टिंग के अनुसार उस दिन न ही कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी थी और न ही कोई सार्वजनिक कमजोरी, बल्कि उपराष्ट्रपति कार्यालय द्वारा श्री धनखड़ के सप्ताह भर के इंगेजमेंट्स उसी दिन घोषित भी किए गए थे। धनखड़ इस तरह से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि इनसे पहले आमतौर पर जिन भी उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया था वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिया गया था। तो क्या ये इस्तीफा महज स्वास्थ्य कारणों से था या फिर एक हाई वोल्टेज मोदी वर्सेस धनखड़ लड़ाई का क्लाइमेक्स? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्राइम थ्रिलर्स ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम रूबरू होते हैं सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से किठाना गांव से आने वाले जगदीप धनखड़ ने अपने जीवन की शुरुआत खेतों से की। एक साधारण किसान परिवार से गांव में पढ़ाई की और फिर लॉ की पढ़ाई। 1989 में वो झुंझुनू से सांसद बनते हैं। 2003 में बीजेपी को ज्वाइन किया और फिर उसके लीगल ब्रांच का नेतृत्व भी किया। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनते हैं। बतौर उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन अचानक से 2025 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि इन्हें इस्तीफा दिला दिया गया। संसद भवन 21 जुलाई सुबह, मानसून सत्र का पहला दिन। धनखड़ ने उस दिन कुछ नए सांसदों को राज्यसभा में शपथ भी दिलाई। उसी दिन विपक्ष ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी से ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब की मांग की और सूत्रों के अनुसार धनखड़ ने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से पूछा, आप सरकार से पूछकर बताइए कि मोदी जी कब जवाब देंगे। यही वो पल था जब पहली बार मोदी वर्सेस धनखड़ खुलकर सामने आता है। द हिंदू के मुताबिक इसी दिन की घटना इतनी तेजी से बढ़ी कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा एकमात्र विकल्प बच जाता है। धनखड़ ने विपक्ष द्वारा लाया गया जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव सरकार की सहमति के बिना राज्यसभा में स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार इसी प्रस्ताव को लोकसभा में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इस कदम को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। इसके अलावा जुलाई 2025 में ही विपक्ष द्वारा इलाहाबाद के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ था। हालांकि सरकार इस पर सहमत नहीं थी, लेकिन विपक्ष ने 50 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर इसके लिए करा लिए थे। सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव अगले ही दिन राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष रखा जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स और संसदीय सूत्रों के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस प्रस्ताव को सरकार को सूचित किए बिना राज्यसभा में स्वीकृत करने के इशारे दे दिए थे। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था। इस घटना ने बीजेपी के नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया था। क्या ये एक महज इत्तेफाक था या फिर जानबूझकर उठाया गया कदम? हालांकि ये सारे दावे मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषणों पर आधारित है। क्राइम थ्रिलर्स ऑफिशियल द्वारा किसी भी दावों की पुष्टि नहीं की जाती। हर एक दावों की स्वतंत्र पुष्टि लंबित है। इसके अलावा एक ही दिन पहले 20 जुलाई को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर अपने राज्यसभा के स्टाफ और इसके अलावा संसद टीवी के स्टाफ को भोज पर बुलाया, वो भी सरकारी खर्चे पर। ये 3 साल में पहली बार हुआ था। और 21 जुलाई को ही उपराष्ट्रपति कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति भी आती है कि धनखड़ 23 जुलाई को
राजस्थान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रेस रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 23 और 24 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर थे। इसी दौरान भारत और यूके का फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट पर दस्तखत होने वाले थे। ऐसे में राजस्थान की आधिकारिक यात्रा, वो भी तब जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है, और इसकी विशेष टाइमिंग निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में आ जाती है। क्या वाकई में ये एक सामान्य दौरा होने वाला था, या फिर कोई बड़ी राजनीतिक बिसात की तैयारी? कई राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि राजस्थान में कुछ बड़ी घोषणा होने वाली थी, और विशेष तौर पर उसी वक्त जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर होते हैं। एक और सनसनीखेज दावा सामने आता है। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने किसी एक नेता से कहा कि आप चंद्रबाबू नायडू के पास जाइए, मैं उनसे बात करता हूं और उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए मना लूंगा। हालांकि ये बयान सत्यापित नहीं है, लेकिन विपक्षी सूत्रों और पत्रकारों में ये चर्चा जोरों पर रही। क्या धनखड़ सच में विपक्ष के साथ किसी गहरे संवाद में शामिल थे? इसके अलावा धनखड़ पर कई प्रशासनिक दखल के भी आरोप लगते रहे हैं। उन्हें कथित तौर पर संसद टीवी के कवरेज में हस्तक्षेप करते हुए देखा गया। ये भी कहा जाता है कि कथित तौर पर धनखड़ द्वारा अपने कर्मचारियों में नियुक्ति के लिए राजस्थान से अपने पुराने लोगों को शामिल किया गया, और ये भी बात सामने आई कि श्री धनखड़ द्वारा अपने पूरे वाहन के काफिले को टॉप मॉडल कार से बदलने की भी मांग रखी गई। धनखड़ ने कथित तौर पर अपने कुछ करीबी नेताओं से कहा, मेरा कोई बॉस नहीं है, सिर्फ धनखड़, धनखड़ और धनखड़ ही बॉस है। हालांकि ये बयान कहीं भी आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसको लेकर सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। क्या ये संकेत था कि श्री धनखड़ खुद को प्रधानमंत्री श्री मोदी से ऊपर मानने लग गए थे? यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देना आवश्यक हो जाता है कि ये सभी अटकलें हैं जो राजनीतिक विश्लेषणों, सार्वजनिक मंचों और न्यूज एनालिसिस पर आधारित हैं। ये भी कहा जाता है कि कथित तौर पर श्री धनखड़ द्वारा विपक्षी नेताओं और जाट समुदाय के बड़े चेहरों से अपने आवास और संसद के कक्ष में गुप्त सभाओं का आयोजन भी किया गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बैठकें श्री धनखड़ के पॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत दे रही थी। हालांकि ये सारी घटनाएं सार्वजनिक चर्चाओं और राजनीतिक रिपोर्ट्स पर आधारित है, किसी का भी स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं हुआ है। ये भी कहा जाता है कि कथित तौर पर राजस्थान से जुड़े उनके पुराने स्टाफ को दिल्ली के कई ऑपरेशनों में शामिल किया गया, जिससे सत्ता के भीतर एक अलग प्रकार का ध्रुवीकरण होने लगा। ये भी कहा जा रहा था कि कथित तौर पर श्री धनखड़ द्वारा लगातार और उच्च प्रोटोकॉल की मांग की जा रही थी। निश्चित तौर पर यह कदम मोदी सरकार को असहज करने वाला था। हालांकि यहाँ पर यह फिर से कहना जरूरी हो जाता है कि किसी भी बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और समझदारों के लिए इशारा काफी है कि ऐसी किसी भी बातों की कभी भी आधिकारिक पुष्टि हो भी नहीं सकती। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि मोदी वर्सेस धनखड़ अब नीतिगत मतभेद से आगे वैचारिक युद्ध के स्तर पर आ चुके थे। धनखड़ ने कोलिजियम प्रणाली में मोदी सरकार के स्टैंड से अलग जाकर भी बयान दिया था। उन्होंने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों के समर्थन में भी बयान दिया, जबकि आरएसएस द्वारा लगातार इन शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की जाती रही है। एक मौके पर तो उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा बीजेपी शासित राज्य की किसान नीति पर भी सवाल उठा दिए गए। ये सारी जानकारी कुछ रिपोर्ट्स और पत्रकारों के माध्यम से सामने आई। हालांकि कोई भी आधिकारिक दस्तावेज इन पर मौजूद नहीं है। द हिंदू ने कहा कि श्री धनखड़ के लिए अभी एक संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि एक संस्थागत लड़ाई बन चुका था, जहां वो संसद को न्यायपालिका से भी ऊपर मानते थे और सरकार इस पर असहज नजर आती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धनखड़ हमेशा सरकार के साथ खड़े रहते थे, वो विपक्ष को बोलने तक नहीं देते थे।
ऐसे में अचानक से उनका इस्तीफा क्यों? ये बात सिर्फ वो ही बता सकते हैं। द ट्रिब्यून के अनुसार अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक राजनीतिक निष्कासन था, संवैधानिक झूठ के पर्दे में। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ लोकसभा में अपनी स्क्रिप्ट चलाना चाहती थी, जबकि धनखड़ संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रहे थे। आगे सिंघवी ये भी कहते हैं कि जब सरकार अपने ही उपराष्ट्रपति को संस्थागत रूप से निकाल देती है तो लोकतंत्र खतरे में है। अब वापस से 21 जुलाई की ही घटनाओं पर फिर से आते हैं। दोपहर 1 बजे एक केंद्रीय मंत्री ने धनखड़ को 2 बार फोन किया, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। शाम 4 बजे धनखड़ ने सदन में जस्टिस वर्मा के महाभियोग नोटिस को औपचारिक रूप से पढ़ा। ये वो ही मोड़ था जब सरकार के कान पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं। तकरीबन शाम के 4:50 पर राज्यसभा सचिवालय में एनडीए सांसदों का एक सीलबंद लिफाफा पहुंचा। बताया जाता है तकरीबन 134 हस्ताक्षर थे उसमें। शाम 7:30 बजे एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का कॉल जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। धनखड़ ने कथित रूप से जवाब दिया कि मैं संविधान के प्रति उत्तरदायी हूं, पार्टी के प्रति नहीं। ये था मोदी वर्सेस धनखड़ का निर्णायक टकराव। इसके बाद बताया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष बैठक होती है, जहां पर श्री मोदी समेत शीर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल मौजूद था और तकरीबन 135 सांसदों का समर्थन उसी वक्त सरकार के पास था। यही वो क्षण था जब लोकतंत्र और सत्ता आमने सामने खड़े होते हैं। तकरीबन 8:25 पर श्री धनखड़ राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचते हैं और लगभग 8:45 पर ट्विटर पर अपना इस्तीफा वो सार्वजनिक कर देते हैं, जिसमें वो इस्तीफा देने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं। हालांकि द हिंदू और द ट्रिब्यून जैसे अखबारों ने बताया कि ये एक संवैधानिक आवरण में छिपा राजनीतिक निष्कासन था। इस इस्तीफे ने भारत की संसदीय प्रणाली और कार्यपालिका के बीच के संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर। जब देश का उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है, इस तरीके से चुपचाप हटा दिया जाए तो महज ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाता है। जब कार्यपालिका विधायिका पर दबाव डाले तो महज ये एक प्रक्रिया नहीं बल्कि संघर्ष बन जाता है। मोदी वर्सेस धनखड़ सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चेतावनी भी बनकर सामने आई। तो क्या मोदी बनाम धनखड़ की लड़ाई उस हद तक पहुंच गई थी जहां पर सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बच गया था, इस्तीफा? या फिर ये सब महज एक संयोग था और राजनीतिक गलियारों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया? क्या ये सिर्फ एक स्वास्थ्य कारणों से था या फिर राजनीतिक युद्ध का निर्णायक मोड़? सच जो भी हो, लेकिन इस इस्तीफे ने यह बता दिया कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कोई भी मोहरा कभी भी बदला जा सकता है। मोदी वर्सेस धनखड़ में निश्चित तौर पर जीत सत्ता की हुई है, लेकिन इसकी आंच संविधान पर भी आई है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस्तीफे की असली वजह महज स्वास्थ्य कारण थी या इसके पीछे गहरा राजनीतिक रणनीति छिपा हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम रूबरू होते हैं सच्ची लेकिन डरावनी हकीकत के साथ। शुक्रिया।